हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा क्वेश्चन आंसर की कड़ी में क्वेश्चन देखेंगे हम। क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करता है। टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब उसका सारी चीज़ें आप बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें। तो भारत एक विविधताओं से भरा देश है। जब कोई क्षेत्र अपनी पहचान हित को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रवाद कहते हैं। मतलब जैसे मैं कहीं का प्रधान जी हूँ और मैं अपने व्यक्तिगत हित को अपने राज्य के हित से या देश के हित से ऊपर हित रखने लगूं और अपना व्यक्तिगत मैं बनाऊं, देश के संवैधानिक नियमों के विरुद्ध कार्य करूं, वहाँ जो कहे संविधान में कहा गया उसके विपरीत मैं चलूं, तो ये क्या होगा, क्षेत्रवादिता की विचारधारा होगी। सपोज डेट आप मानिए, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जब लोग उत्तर भारत से या उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आप मराठी बोलिए। तमिलनाडु में लोग जाते हैं या कर्नाटका में जाते हैं, लोग कहते हैं कन्नड़ा बोलिए, आप वहाँ हिंदी इंग्लिश मत बोलिए। तो इसका मतलब है कि हिंदी इंग्लिश वाले जो है भारतीय नहीं है जो बोल रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी पहचान को ज़्यादा उकेर रहे हो और सामने वाले की पहचान को समझ नहीं रहे हो। जबकि भारत एक परिसंघीय शासन प्रणाली है। भारत में केंद्र सशक्त है, राज्य जो है वहाँ सशक्त नहीं है। इसलिए केंद्र की योजनाएं जो होंगी वो सर्वोपरि होती हैं, सुप्रीम होती हैं। केंद्र के जो संविधान है, संवैधानिक नियम है, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं राज्यों की अपेक्षा। और एकता में अनेकता भारत की एक जो है मोटो है, तो आप उसके विपरीत जा रहे हो ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रवादिता कहते हैं। क्षेत्रवादिता, भारत एक विविधताओं से भरा देश है। जब कोई क्षेत्र अपनी पहचान हित को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रवाद कहते हैं। बदलते परिवेश में यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो भारत में क्षेत्रवादिता दृष्टिगोचर है, वर्तमान में भारत में दिखाई दे रहा है। जैसे उत्तर भारत दक्षिण भारत का कॉन्सेप्ट तथा महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों पर काम न करने का दबाव, जिस कारण यह भारत के विकास पर समग्र रूप से बाधाएं उत्पन्न करता है। आपको पता होगा कि एक समय था जब बिहार से जो है फर्टाइल ज़मीन थी, तो यहाँ से बिहार से जो है लोहे का भी भंडार भी वहाँ पर है, फर्टाइल ज़मीन है और वहाँ से लोहे के भंडार भी हैं। और मैंने जो पढ़ा था मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है, तो यहाँ से लोहा वगैरह जाता था तो बाहर के देशों में, तो वहाँ दक्षिण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता था और अनाज वगैरह जो है, यहाँ से अनाज वगैरह जाता था, दक्षिण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेंटेन होता था। तो एक राज्य दूसरे राज्य के बिना तो रह नहीं सकते हैं। कुछ आप यहाँ उगा रहे हैं, जैसे दाल महाराष्ट्र में उग रहा है तो कहीं कुछ और उग रहा है, तो उसको ले करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा मोटो होना चाहिए कि एक अनेकता में एकता और एक देश एक भारत को लेकर के आगे बढ़ें। लेकिन ये चीज़ें वर्तमान में दिखाई दे रही हैं। मुख्य बाधाएं कहाँ पे हैं, तो सबसे पहले राजनीतिक एकता को खतरा है, राजनीतिक अस्थिरता है, संसाधन का विवाद है, आंतरिक प्रवासियों के प्रति विरोध है, विकास में असमानता है। ठीक है, तो विकास में असमानता है। आपको पता होगा गुजरात वाला रीजन जो है ज़्यादा विकास है, विकसित है। इधर आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है कम विकसित है। आंतरिक प्रवासियों का प्रतिरोध है। आपको पता होगा कभी हाल ही में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोग आए थे, उनको जो है चाइनीज समझ के मार पीट दिया गया था। संसाधनों का विवाद है। कोई कहता है कि हम इस संसाधनों को पैदा कर रहे हैं तो हम यहीं पर इसको उपभोग करेंगे, हम दूसरे राज्यों में नहीं जाने देंगे। ये भी समस्याएं हैं। राजनीतिक अस्थिरता है। अनेक पार्टियां हैं तो अनेक प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न कर रही हैं। जब अनेक पार्टियां अनेक प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न करेंगी तो जो है इसको विखंडन होने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। विखंडन हो जाता है मतलब ज़्यादा दिक्कत आ जाती हैं, फिर राजनीतिक एकता को खतरा हो जाता है। अतिवादी क्षेत्रीय आंदोलन जैसे कि खालिस्तान, गोरखालैंड की मांग राष्ट्र की एकता और अखंडता दूषित कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल कभी कभी केवल क्षेत्रीय हितों पर बल देती हैं, जिससे राष्ट्रीय नीतियां प्रभावित होती हैं और अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। आपको पता, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे कि सपा बसपा है वो अपना विचारधारा अपना रही है, भाजपा अपना विचारधारा अपना रही है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ऐसी सी स्थितियाँ हैं, तो अलग अलग पार्टियाँ होंगी, अलग अलग विचारधाराएँ होंगी। आप यही कॉन्सेप्ट अगर चाइना में देखेंगे तो वहाँ वन पार्टी रूल है, वहाँ डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है। वहाँ की कम्युनिस्ट जो पार्टी है और डेमोक्रेसी जो है लेकर के चलती है, लेकिन है कि वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, एक ही पार्टी होगा, आप वहीं पे डेमोक्रेसी अपना खेल लीजिए। अलग अलग पार्टियाँ होंगी तो अलग अलग विचारधारा होगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद देखिए, जल भूमि और विद्युत को लेकर के राज्यों के बीच विवाद दृष्टिगोचर है। जैसे कि कावेरी जल विवाद, आपको पता होगा कर्नाटका में ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है कावेरी, और कर्नाटका और तमिलनाडु में इसका विवाद है। ठीक है, जो कि संसाधनों का विवाद है। बाहरी लोगों को नौकरी या शिक्षा भूमि
अधिकारों से वंचित रखना, जैसे कि मुंबई और उत्तर भारतीय के साथ विरुद्ध जो दिखाई देता है वर्तमान में आपको। क्षेत्रीय पक्षपात के कारण कुछ क्षेत्रों में विकास तीव्र हो रहता है तो कुछ में अपेक्षित रह जाता है। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद यदि संतुलित और सांस्कृतिक गर्व के रूप में हो तो सकारात्मक है। जैसे कि हम सांस्कृतिक रूप से क्षेत्रवादी हों, संतुलित होकर के चलें, तो ठीक है, गर्व का बात है कि आप अपने राज्य को लेकर के देखिए। कोई चीज़ पर्टिकुलर है, यदि आप जैसे आप अपने परिवार के प्रति क्षेत्रवादी हैं कि मैं अपने परिवार को एक दिन आगे इतना ले जाऊंगा कि हमारे देश में उसका नाम का रोशन होगा, तो वहाँ पर क्षेत्रवादी होना सही है। लेकिन आप यदि इतना क्षेत्रवादी हो जाइए कि आप राष्ट्र की द्रोह करने के लिए सर्वोपरि हो जाइए, तो ये गलत है। तो क्षेत्रवादिता जहाँ तक हो वहीं सीमित हो, सांस्कृतिक आधार पर संतुलन की स्थिति में तो क्षेत्रवाद जो है ठीक है। यदि अगर आगे बढ़ा तो नकारात्मक पहलू हैं, सकारात्मक है, परंतु यह जब अधिवादी और रूप ले लेता है तो वह राष्ट्रीय एकता और विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी आपकी क्यूरीज होगी आप बताइएगा, हम उसको संशोधन करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।